हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सुरेन मोहन पाठक की संपूर्ण कथा साहित्य से एक और कहानी, जिसका नाम है शिकारी का शिकार। अगर उसके माता पिता को मालूम होता कि उनकी लड़की ने बड़े होकर कितने भयानक काम करने थे, तो वे शायद शांति के स्थान पर उसका नाम क्रांति रखते। शांति के चरित्र की जो विशेषता सबसे अधिक उभर कर सामने आती थी, वह थी उसकी बेरहमी। बेरहमी जो न कभी उसके चेहरे पर दिखाई देती थी और न ही कभी उसके व्यवहार से प्रकट होती थी। उसके मुस्कुराते हुए खूबसूरत चेहरे की ओट में उसके मन में सारी दुनिया के लिए नफरत का लावा उबलता था। अगर कोई इंसान उसके ब्लैकमेलिंग के जाल में फंस जाता था, तो उसकी इच्छा होने लगती थी कि वह उसकी बोटी बोटी झिझोड़ दे। शांति साधारण स्त्री नहीं थी, वह दो व्यक्तित्वों की स्वामिनी थी, दोनों ही एक दूसरे से एकदम विपरीत। एक था उसका बाहरी रूप, सुंदर, आकर्षक, मिलनसार। एक लंबी ऊंची लड़की, जिसके शरीर की कलात्मक बनावट को लड़कियां भी स्पर्धा की दृष्टि से देखती थी। हर समय जिसकी काली आंखों में एक शरारत और होठों पर मुस्कुराहट खेलती रहती थी। जो हंसती थी तो यूं लगता था कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, इंसान होना कितना बड़ा वरदान है। और उसका भीतरी रूप, शांति के दूसरे रूप को, उसके भीतर पनपते हुए शैतान को समझने के लिए उसकी जिंदगी की शुरुआत पर एक नजर डालना जरूरी है। शांति का बचपन एक बहुत ही दुखदाई यतीम खाने में गुजरा था, जहां देखभाल की तो बात ही क्या, 2 वक्त का खाना ही मिल जाता तो गनीमत थी। छोटे छोटे कमरों में भेड़ बकरियों की तरह इतने बच्चे भरे होते थे कि दम घुटने लगता था। सबको भीख मांगने पर मजबूर किया जाता था। जो विद्रोह करता था उसको मार मार कर उसका कचूमर निकाल दिया जाता था। वहां झूठ और फरेब की तो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। जो बच्चे चेहरे पर निश्चलता का भाव लाकर प्रभाव उत्पादक झूठ नहीं बोल पाते थे, उन्हें कई कई दिन तक खाना नहीं दिया जाता था। यतीम खाने के लिए शांति सिरदर्द से कम सिद्ध नहीं हुई थी। वह एकदम निडर लड़की थी और हॉस्टल में कोई ना कोई झमेला खड़ा किए रहती थी। शरारत करती पकड़ी जाती थी तो बुरी तरह पिटती थी, लेकिन मार का उस पर कोई असर नहीं होता था। मार पड़ने से उसे मानसिक क्लेश का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, और सहनशील वह इतनी थी कि थोड़ी बहुत चोट की तो वह तनिक भी परवाह नहीं करती थी। कई बार उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था, लेकिन 5-7 बार के बाद अंधकार का आतंक भी जाता रहा था। खाना बंद हो जाने की कमी वह खाना चुराकर पूरा कर लेती थी। 14 वर्ष की आयु में वह यतीम खाने से भाग खड़ी हुई। अगले 6 वर्ष वह कहाँ रही, क्या करती रही, कोई कुछ नहीं जान पाया। शांति ने भी अपने जीवन के उन 6 वर्षों का कभी जिक्र नहीं किया। 20 वर्ष की आयु में उसे निकलसन एंड जॉनसन एंड कंपनी में नौकरी मिल गई। उसका काम था फाइलों को तरतीब से संभाल कर रखना। निकलसन एंड जॉनसन काफी बड़ी कंपनी थी। वहां लगभग 100 कर्मचारी काम करते थे, जिनमें 30 के करीब लड़कियां थीं। नौकरी पाने के लगभग 3 महीने बाद एक दिन शांति निकलसन एंड जॉनसन के सीनियर पार्टनर मिस्टर जॉनसन के प्राइवेट ऑफिस में उनकी आबनूस की विशाल मेज के सामने जा खड़ी हुई। मिस्टर जॉनसन लगभग 45 वर्ष के अधेड़ व्यक्ति थे। बाल सफेद हो चले थे, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा था। कंपनी के शांति जैसे जूनियर कर्मचारी का एकदम दनदनाता हुआ कंपनी के सीनियर पार्टनर के ऑफिस में घुस आना उन्हें बुरा तो लगा, लेकिन फिर भी वे शायद शांति की सुंदरता के प्रभाव में आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगे, कुछ चाहिए क्या? जी हाँ, शांति बर्फ जैसे सर्द स्वर में बोली। जरा इसे पढ़ लीजिए। शांति ने उन्हें टाइप किया हुआ एक छोटा सा कागज थमा दिया। मिस्टर जॉनसन ने तनिक उत्सुकता से कागज शांति से ले लिया, उसे पढ़ा और फिर क्रोध से आग बबूला उठ। फिर उन्होंने यूं अचरज से शांति की ओर देखा जैसे इन्हें शांति की इस हरकत पर विश्वास न आ रहा। उन्होंने एक बार फिर कागज पर निगाह दौड़ाई, कुछ कहने के लिए मुंह खोला, बंद किया, वही क्रियाएं 2 बार फिर दोहराई, और अंत में बड़ी मुश्किल से उनके मुंह से बोल फूटा, मतलब क्या इसका? ये मिला कहां से तुम्हें? ये चिट्ठी। शांति किसी कुशल वक्ता के इसे संतुलित किंतु भावहीन स्वर में बोली, जो इस समय आपके हाथ में है उस चिट्ठी की प्रतिलिपि है जो आपने कुछ दिन पहले रोजी को लिखी थी। रोजी की लापरवाही के कारण ये मेरे हाथ लग गई है और अब एक सुरक्षित स्थान पर रखी हुई। मैं आपसे ये पूछने आई थी कि क्या आप पसंद करेंगे कि आपकी पत्नी को आपके इस प्रेम व्यापार का ज्ञान हो? मिस्टर जॉनसन सख्ते में आ गए। रोजी उनके यहाँ टेलीफोन ऑपरेटर थी और पिछले कई दिनों से वे दोनों एक दूसरे में अच्छी खासी दिलचस्पी ले रहे थे। अगर आप चाहें तो असली चिट्ठी खरीद सकते हैं, शांति बोली। ब्लैकमेल? मिस्टर जॉनसन दहाड़े, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। और उन्होंने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया।
जॉनसन साहब, शांति उनकी धमकी से तनिक भी प्रभावित हुए बिना बोली। एक बार फिर सोच लीजिए, जल्दबाजी में कोई कदम उठाने पर बाद में अक्सर पछताना पड़ता है। अगर मैं गिरफ्तार हो गई तो ये बात इस नगर का बच्चा बच्चा जान जाएगा कि आप किस प्रकार अपनी कंपनी में नौकरी या तरक्की का लालच देकर जवान लड़कियों को फंसाते रहते हैं। दफ्तर का हर कर्मचारी आप पर लानत भेजेगा और आपकी पत्नी तो शायद आपका मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगी। और ये चिट्ठी ही इस दास्तान का अंत नहीं है मिस्टर जॉनसन। मैं इससे कहीं ज्यादा जानकारी रखती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि पिछले बुधवार की रात को आप कहाँ थे। उस रात आप मयूर होटल के एक कमरे में रोजी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे, जबकि आपकी पत्नी ये समझ रही थी कि आप दफ्तर के काम से मुंबई गए हुए थे। मिस्टर जॉनसन के छक्के छूट गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चुचुआ आईं। कितना? वे बड़ी मुश्किल से बोल पाए। 10,000 रुपये, शांति बोली। पागल मत बनो, वे बोले। 500। अच्छा, तो 1,000। और सोचने के लिए 10 सेकंड, हाँ या ना। हाँ। मिस्टर जॉनसन हवा निकले गुब्बारे की तरह पिचक गए। शांति के भीतर का शैतान उभर कर सामने आ गया था। मिस्टर जॉनसन से मिले 1,000 रुपये शांति के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। इसलिए नहीं कि 1,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है, बल्कि इसलिए कि शांति को रुपए कमाने का एक सीधा और सरल तरीका सूझ गया था। उसे यकीन था कि संसार में एक नहीं हजारों मिस्टर जॉनसन मिलेंगे और फिर उसे वे सब सुख प्राप्त होंगे जिनकी कल्पना वह यतीम खाने में किया करती थी। संघर्ष के दिन समाप्त हो चुके थे। 1,000 रुपये अधिक दिन नहीं चले, लेकिन रुपए समाप्त होने तक वह इलाहाबाद से लखनऊ पहुंच चुकी थी और अपने नए शिकार हरीश माथुर और इंदिरा भटनागर के संपर्क में आ चुकी थी। शांति ने उन्हें पहली बार एक रेस्टोरेंट में देखा था, जहां वे झिझकते हुए प्रविष्ट हुए थे और जितनी देर वहां रहे थे यूं जाहिर होता रहा था जैसे कोई गुनाह कर रहे हो। उनके वहां से बाहर निकलते ही शांति ने उनका पीछा किया और 1 सप्ताह तक जी जान से उनके पीछे लगी रही। वह उनके विषय में जो कुछ जानना संभव था जान गई। अगले कुछ दिनों में उसने इंदिरा से किसी हद तक जान पहचान भी पैदा कर ली। एक बार वह इंदिरा के निमंत्रण पर उसके घर भी गई और दूसरी बार वह उसके घर तब गई जब इंदिरा के वहां मौजूद होने की कतई संभावना नहीं थी। इंदिरा के सामान की हल्की सी तलाशी से ही उसके कुछ प्रेम पत्र लग गए जो हरीश ने इंदिरा को मूर्खता बख्श लिखे थे और इंदिरा ने न जाने किन भावनाओं से प्रेरित होकर उन्हें अभी नष्ट नहीं किया था। इस बार शांति ने दोहरा हाथ मारा। पत्रों के बदले में उसने इंदिरा से 5,000 रुपये मांगे जो उसे फौरन मिल गए। इंदिरा करोड़पति बाप की अपरिपक्व दिमाग वाली ताजी ताजी इश्कियाई हुई बेहद डरपोक लड़की थी, जो बाप की नाराजगी के विचार मात्र से ही टहल उठती थी। शांति ने एक प्रेम पत्र बचा दिया था। उसे लेकर वह हरीश माथुर के पास पहुंची और उससे भी 5,000 रुपये मांगे। हरीश एमएलए था और 2 बच्चों का बाप था। एक सचरित्र व्यक्ति के रूप में उसे समाज में अच्छा खासा सम्मान प्राप्त था। अगर उसकी नाजायज मोहब्बत का राज खुल जाता तो न केवल बदनामी होती बल्कि अगले चुनावों में उसके लिए एक भी वोट हासिल करना मुश्किल हो जाता। उसने बिना किसी हील हुज्जत के शांति को 5,000 रुपये दे दिए। लखनऊ से वह कानपुर पहुंची। कानपुर में उसका अनुभव बड़ा गंदा रहा। जिस संभ्रांत महिला को उसने अपने जाल में फंसाया उसने भयभीत होकर आत्महत्या कर ली। शांति ने फौरन कानपुर छोड़ दिया और वहां से अपेक्षाकृत दूर दिल्ली में आ गई। दिल्ली में वह किसी प्रकार एक बहुत ही रईस सेठ लाला घनश्याम दास के यहाँ हाउसकीपर की नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गई। हाउसकीपर की नौकरी में उसकी धेले की दिलचस्पी नहीं थी। वास्तव में उसकी कैसी भी नौकरी में दिलचस्पी नहीं थी। उस नौकरी को तो उसने एक रईस आदमी के घर में घुसपैठ करने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया था। शायद वह इस बार अपनी ब्लैकमेलिंग से एक ही बड़ा हाथ मारने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसके कुछ कर पाने की नौबत ही नहीं आई। लाला घनश्याम दास पहले ही खुदा को प्यारे हो गए। किसी ने उसकी शानदार 2 मंजिला कोठी की दूसरी मंजिल पर स्थित उनके बेडरूम में उनकी हत्या शाम 6:30 बजे और 7:30 के बीच में हुई थी। पुलिस की निगाहों में जो 3 महत्वपूर्ण गवाह आए उनमें से एक शांति भी थी। अन्य 2 लाला घनश्याम दास के अमरनाथ और सत्यप्रकाश नामक 2 भतीजे थे। शांति ने अपने बयान में कहा, मैं हतप्राण की हाउसकीपर हूँ। लाला जी को पिछले हफ्ते लकवा मार गया था, जिसकी वजह से वे बेचारे अपनी दूसरी मंजिल के बेडरूम में अपने पलंग पर ही लेटे रहने के लिए मजबूर हो गए थे। उनकी टांगें तो बिल्कुल ही जवाब दे गई थी। अपनी उस अपाहिजों जैसी दशा की वजह से वे बहुत चिड़चिड़े हो गए थे और वह हर वक्त अपनी छोटी मोटी ज़रूरी और गैर ज़रूरी ज़रूरतों के लिए मुझे तलब करते रहते थे। पिछले 1 सप्ताह से उनकी इस हालत की वजह से मुझे कोठी के बाहर कदम तक रखने का मौका नहीं मिला था। आज बेहद परेशान हो जाने के बाद मैं किसी प्रकार कोठी से बाहर जाने में कामयाब हो गई थी और जाकर एक सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने बैठ गई थी। लाला जी का छोटा भतीजा सत्यप्रकाश शाम 7 बजे उनसे मिलने के लिए आने वाला था और मैं दोनों के लिए भोजन पकवाकर लाला जी के बेडरूम में रख गई थी। लाला जी कोठी में अकेले रहते थे।
उनके दोनों भतीजे नगर में ही कहीं रहते थे, लेकिन कहाँ रहते थे मुझे मालूम नहीं। फिल्म समाप्त हो जाने के बाद जब 9:30 बजे मैं कोठी में वापस लौटी थी तो मैंने लाला जी के दोनों भतीजों और पुलिस को वहां मौजूद पाया था। पूछने पर मालूम हुआ था कि किसी ने लाला जी को उनके बेडरूम में गोली मार दी थी। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानती। लाला जी के बड़े भतीजे अमरनाथ का बयान था, मैं चाचा जी की मौत के वक्त का ज़्यादा सही अंदाज़ा दे सकता हूँ। मेरे चाचा 7:15 शर्तिया जिंदा थे, क्योंकि ठीक उस समय उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। मैं 1 महीने से उनसे ना मिल पाया था और ना उनकी खोज खबर ले पाया था, इसलिए वो मुझसे बेहद खफा थे और फ़ोन पर उन्होंने कहा था कि वो मुझसे फ़ौरन मिलना चाहते थे। लेकिन मैंने अपने कुछ दोस्तों को डिनर पर आमंत्रित किया हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें फ़ोन पर कहा था कि मैं आज आ पाने में असमर्थ था। वास्तव में तब मेरे मेहमान आने शुरू ही हुए थे। उसी वक्त मैं चाचा जी से टेलीफोन पर बात कर रहा था। इस विषय में आप चाहे तो मेरे मेहमानों से भी पूछताछ कर सकते हैं। मेरे आने में असमर्थता जाहिर करने के कारण मेरे चाचा जी एकाएक इतने खफा हो गए कि उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। मैं कबूल करता हूं कि मेरे चाचा मुझसे कोई खास मोहब्बत नहीं करते थे। सत्यप्रकाश ही उनका चहेता भतीजा था, लेकिन फिर भी मुझे अफसोस है कि जब मेरे चाचा जी ने मुझे तलब किया मैं उनके हुजूर में हाजिर न हो सका। अगर मैं उनके बुलाने के अनुसार उनकी कोठी पर पहुंच जाता तो क्या पता उनकी जान बच जाती। लाला जी के छोटे भतीजे सत्यप्रकाश का बयान यूं था, यह सच है कि मैं 7 बजे चाचा जी की कोठी पर अपेक्षित था, लेकिन मैं लेट हो गया था और 7:30 से पहले वहां भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी नहीं पहुंच सका था। मैं कोठी में दाखिल हुआ था और सीधा दूसरी मंजिल पर स्थित उनके बेडरूम में पहुंचा था। वहां चाचा जी को मरा पाकर मेरे छक्के छूट गए थे। मैं बगुले की तरह सीढ़ियां फांदता ग्राउंड फ्लोर के हॉल की तरफ भागा था, जहां की टेलीफोन था। मैंने फौरन डॉक्टर को, पुलिस को और अपने बड़े भाई अमरनाथ को फ़ोन किया था। लाला जी की हाउसकीपर शांति मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उस वक्त मुझे यूं लग रहा था कि वही लाला जी का कत्ल करके भाग गई थी। लाला जी का एक नितांत अपरिचित लड़की को घर में नौकर रख लेना मुझे शुरू से ही अच्छा नहीं लगा था, लेकिन 9:30 जब वह वापस लौट आई तो मुझे अपना ख्याल बदलना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने जितनी गौर से शांति ने भी दोनों भतीजों के बयान सुने। फिर एकाएक उसके कानों में मीठी मीठी घंटियां बजने लगी। यहां भी उसे अपना मतलब हल होने की पूरी संभावना दिखाई देने लगी थी। लाला जी की आंखों की संपत्ति उनके दोनों भतीजों को मिलने वाली थी और उनमें से एक तगड़ा हाथ मार लेने की संभावना उसकी भी हो सकती थी, बशर्ते कि पुलिस को यह बात ना सूझ जाती जो उसे अनायास ही सूझ गई थी। पुलिस को वह बात नहीं सूझी। पुलिस ने यही फैसला किया कि घर में कोई चोर घुसा था। उसने लाला जी की हत्या की थी, लेकिन इससे पहले कि वह माल पर हाथ साफ कर पाता सत्यप्रकाश वहां पहुंच चुका था और वहां से भाग खड़ा हुआ था। केस क्लोज हो गया। शांति ने अमरनाथ के घर का पता मालूम किया और एक रात उसके घर जा धमकी। अमरनाथ उसे आया देखकर बहुत हैरान हुआ था। कैसे आई? उसने पूछा। लाला जी का कितना माल हिस्से में आया? शांति ने मधुर स्वर में पूछा। क्यों? अमरनाथ के माथे पर बल पड़ गए। तुम क्यों पूछ रही हो? ताकि मुझे मालूम हो सके कि उसमें से तुम मुझे क्या दे रहे हो। तुम्हें क्या बक रही हो? बक नहीं रही हूं, फरमा रही हूं। अमरनाथ जरा सोचो, अगर फांसी की सजा हो गई तो रुपया किस काम आएगा? फांसी की सजा किसे? तुम्हें और किसे? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं बकवास मत करो और शांति से मेरी बात सुनो। तुमने अपने बयान में झूठ बोला है। तुम्हारी तकदीर अच्छी थी जो उसकी तरफ मेरा ही ध्यान गया, पुलिस का नहीं। तुम्हारा वह इकलौता झूठ तुम्हें हत्यारा सिद्ध कर सकता है और तुम्हें फांसी के फंदे पर पहुंचा सकता है। कैसा झूठ? तुमने कहा था कि लाला जी ने तुम्हें टेलीफोन किया था। हाँ, तुम झूठ बोल रहे हो। लाला जी ने तुम्हें कोई टेलीफोन नहीं किया था। तुम्हें कैसे मालूम? सुनो कैसे मालूम, गौर से सुनो। लाला जी को पिछले हफ्ते लकवा मार गया था, जिसकी वजह से वे अपनी कोठी की दूसरी मंजिल के बेडरूम में अपने पलंग पर ही लेटे रहने के लिए मजबूर हो गए थे। उनकी टांगें बिल्कुल जवाब दे गई थी और उनके इस्तेमाल के मामले में वे एकदम अपाहिज हो चुके थे। तो अभी सुनते रहो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। वो खामोश हो गया। कोठी में टेलीफोन ग्राउंड फ्लोर के हॉल में। तुम्हें यह बात बाखूबी मालूम कि लाला जी अपाहिज हो चुके थे। वे दूसरी मंजिल पर ही बने रहने के लिए मजबूर थे, इसलिए दूसरी मंजिल पर स्थित अपने बेडरूम से निकलकर नीचे ग्राउंड फ्लोर के हॉल में रखे टेलीफोन तक नहीं पहुंच सकते थे। आखिर तुमने खुद अपने बयान में कहा था कि 1 महीने से तुम ना लाला जी से मिले थे और ना उनकी खोज खबर ले पाए थे। ऐसा ना होता तो तुमने वे झूठ बोलने की हिमाकत न की होती कि तुम्हारी लाला जी से टेलीफोन पर बात हुई थी। उसके अन्य शिकारों की तरह अमरनाथ भी गैस निकले गुब्बारे की तरह पिचक गया। शांति उससे 1 लाख रुपया लेकर टली। शांति का अगला पड़ाव पड़ा मुंबई। वहां एक शानदार होटल में ठहरी। उसने अपना परिचय दिल्ली की एक धनवान विधवा के रूप में दिया। उन दिनों रेस का मौसम था। शांति रोज काफी समय
महालक्ष्मी रेस कोर्स का गुजारने लगी। इरादा वही पुराना था, किसी नई मुर्गी की तलाश जिसे एक भारी रकम के लिए जिबा किया जा सकता। शांति ने इस बार अपना ध्येय बनाया था 5 लाख रुपया। ब्लैकमेलिंग के पिछले तजुर्बों के दम पर उसके हौसले बहुत बुलंद हो गए थे। अब किसी छोटी मोटी रकम के लिए अपनी मेहनत बर्बाद करना उसे अनुचित लगने लगा था। मुंबई जैसे महानगर में भी उसे कोई मोटी रकम देने वाला ना मिला तो इतना भारी खतरा मोल लेने का लाभ क्या था। वह ऊंची सोसाइटी में अपनी पहुंच बनाने के प्रयत्नों में जुट गई। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात राजेश नाम के एक आदमी से हुई जो किसी फिल्म स्टूडियो के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम करता था। राजेश बजाते खुद कोई ऊंचा आदमी नहीं था, लेकिन अपने पेशे के कारण उसकी जानकारी कई बहुत ऊंचे लोगों से थी। ऐसे लोगों से जो न केवल सम्मानित थे बल्कि बेशुमार दौलत के स्वामी भी थे। राजेश शांति को बताता रहता था कि किस आदमी को क्या हैसियत थी, कौन आदमी बहुत बड़ा था और कौन निकट भविष्य में बड़ा बनने वाला था। शांति की गिद्ध जैसी निगाह बड़ी पैनी हो गई थी। वह हर क्षण किसी दूसरे मिस्टर जॉनसन या हरीश या इंदिरा या अमरनाथ की तलाश में लगी रहती। न जाने कब किसका कौन सा रहस्य उसके हाथ लग जाए और फिर वारे न्यारे हो जाए। अगले कुछ दिनों में उसकी दीप्ति चौधरी नामक एक महिला से बहुत घनिष्ठता हो गई। दीप्ति चौधरी अपनी 8 वर्ष की बेटी अनिमा के साथ शांति के होटल में उसके सामने वाले कमरे में रहती थी। दीप्ति से अपनी जानकारी के आरंभ के दिनों में उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी दीप्ति के माध्यम से भी उसे धन की प्राप्ति हो पाएगी। दीप्ति ने अपने धंधे वाली दिलचस्पी तो उससे कभी ली ही नहीं थी। हाँ, अनीमा की तरह वह जरूर काफी आकर्षित हुई थी। वह बच्ची शांति को बहुत अच्छी लगती थी। होटल के डाइनिंग रूम में शांति ने कई बार उन लोगों के साथ ही डिनर लिया था। शाम को वह उनके कमरे में भी गपशप करने चली जाया करती थी। कई बार तो दीप्ति अगर कमरे में नहीं होती थी तो वह अनीमा से ही बातें करने के लिए चली जाती थी। अनीमा शांति को बहुत भली लगती थी। न जाने क्यों अनीमा को देखकर शांति के नेत्रों के सामने अपने बचपन की तस्वीर घूम जाती थी, जब वह स्वयं 8 साल की थी और यतीम खाने के टुकड़ों पर पलती थी। अनीमा सुस्त सी बच्ची थी। कुछ बोलने से ज्यादा उसकी दिलचस्पी रहती थी कुछ सुनने में। अपनी ओर से जब भी कोई बात उसने शांति से की थी, बात का विषय अनीमा का पिता ही रहा था। उसका पिता प्रशांत चौधरी कमर्शियल पायलट था जो किसी हवाई दुर्घटना में मारा गया था। अनीमा अपने मृत पिता की स्मृति को एक पवित्र विचार की तरह अपने नन्हे हृदय में समाये हुई थी। एक शाम को शांति दीप्ति चौधरी के कमरे में बैठी हुई थी कि टेलीफोन की घंटी बजी थी। दीप्ति जल्दी से खिड़की के पास रखे फोन की तरफ बढ़ी और केवल संयोगवश शांति के हाथ में वह पत्र लगा। दीप्ति के कुर्सी से उठते ही कुर्सी की गद्दी जमीन पर आ गिरी थी और शांति को वह पत्र दिखाई दे गया था जो गद्दी के नीचे दबा हुआ था। दूसरों के कमरों में इस ढंग से सहेज कर रखे हुए पत्र सदा से ही शांति के लिए उत्तेजना का विषय रहे थे। उस समय शांति ने उस पत्र को ब्लाउज में खोस लिया था और गद्दी ज्यों की त्यों रख दी थी। पत्र हाथ में आते ही जो पहला ख्याल शांति के जहन में आया था वह यह था कि दीप्ति के विषय में कुछ भी तो नहीं जानती थी। उसका पिछला जीवन कैसा था, उसकी आय का साधन क्या था और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह कौन थी। क्या उसके पति की मृत्यु के बाद से उसके जीवन में कभी कोई पुरुष नहीं आया था? अपने कमरे में आकर शांति ने देखा कि पत्र किसी पुरुष का लिखा हुआ था। अपने इतने महीनों के परिचय में शांति ने एक बार भी तो उसे किसी पुरुष के साथ नहीं देखा था। उसने पत्र को पढ़ा। वह जल्दी में लिखा हुआ एक छोटा सा नोट था। लिखा था, प्रिय दीप्ति, इतनी बड़ी रकम की मार करना न्यायोचित नहीं है। आज मैंने तुमसे मिलने की कोशिश की थी लेकिन तुम अपने कमरे में नहीं थी। मुझे किसी जरूरी काम से मद्रास जाना पड़ रहा है। मैं शुक्रवार तक वापस लौट आऊंगा और उसी रात को तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे विश्वास है कि हम किसी न किसी समझौते पर पहुंच ही जाएंगे। तब तक भगवान के लिए कुछ मत करना, प्रशांत। शांति सोचने लगी। पत्र पर एक दिन पहले की तारीख थी। पत्र में जिस शुक्रवार की रात का जिक्र था वह कल थी। शांति को उस पत्र के हाथ लग जाने से लाभ हो सकता था या नहीं, यह काफी हद तक पत्र लिखने वाले के स्तर पर निर्भर करता था। प्रशांत। अनिमा के बाप का नाम भी तो प्रशांत था, लेकिन वह तो मर चुका है, या शायद वह जीवित हो। शांति को अब महसूस हुआ कि दीप्ति ने एक बार भी अपनी जुबान से अपने पति का जिक्र नहीं किया था। अगली रात को अर्थात शुक्रवार की रात को लगभग 12:30 बजे कोई दीप्ति से मिलने आया था। शांति को उस रात नींद नहीं आ रही। उसके कमरे का द्वार थोड़ा खुला था और उनमें से उस गलियारे को दूसरी तरफ स्थित दीप्ति के कमरे का द्वार दिखाई दे रहा था। उसके अपने कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। आगंतुक केवल कुछ ही क्षण दीप्ति के कमरे में रुका था और वही इकलौता आदमी था जिसने उस रात दीप्ति के कमरे में कदम रखा था। गलियारे की मध्यम रोशनी के बावजूद भी शांति ने उसकी शक्ल अच्छी तरह देख ली थी। उस आदमी को देखकर शांति किसी हद तक उलझन का अनुभव कर रही थी, क्योंकि वह उस आदमी को पहचानती थी। एक पार्टी में राजेश ने उसे बताया था कि वह मशहूर फिल्म डायरेक्टर कांतिलाल था। कांतिलाल का दीप्ति चौधरी से क्या संबंध हो सकता था?
यह प्रश्न सारी रात उसके दिमाग में घूमता रहा। अगले दिन जब उसकी नींद खुली तो कोई जोर जोर से उसका द्वार खटखटा रहा था। उसने उठकर द्वार खोला। गलियारे में 2 आदमी खड़े थे। एक पुलिस की वर्दी में था। मैं इंस्पेक्टर दिनेश हूँ, वर्दीधारी आदमी बोला, और ये CID के मिस्टर तिवारी हैं। एक केस के सिलसिले में हमें आपसे 1-2 बातें पूछनी है। उन्होंने भीतर आने की आज्ञा मांगने की जरूरत नहीं समझी, जैसे उन्हें मालूम ही हो कि कमरे की सामने उन्हें रोक नहीं सकती थी। शांति ने देखा दोनों की आंखें बड़ी तत्परता से कमरे की एक एक चीज का निरीक्षण कर रही थी। शांति विचलित हो उठी। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। कहीं उसका कोई रहस्य खुल तो नहीं गया था? कहाँ? दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद? तब तक के सारे शिकार उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वह भयभीत हो उठी। दीप्ति चौधरी को आप कब से जानती हैं? एकाएक इंस्पेक्टर दिनेश ने पूछा। दीप्ति चौधरी? उसके मुंह से छुटकारे की एक गहरी सांस निकल गई। तो वह उससे संबंधित किसी मामले की तहकीकात नहीं थी। जी हाँ, दीप्ति चौधरी, तिवारी ने दोहराया। यही कोई 3-4 महीने से, शांति ने उत्तर दिया। कैसी दोस्ती थी आपकी उससे? दोस्ती क्या, केवल जान पहचान थी। पिछली रात को आपने दीप्ति चौधरी को देखा था? नहीं। पिछली रात आप अपने कमरे में थी? हाँ। आपको कोई अस्वाभाविक बात दिखाई दी या सुनाई दी थी? गलियारे से या गलियारे की दूसरी ओर के किसी कमरे से कोई शोर, कोई आवाज, कोई आवाज सुनाई दी हो? शांति ने इनकार में सिर हिला दिया। दोनों आदमी विचारपूर्ण मुद्रा बनाए एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बात क्या है? शांति ने स्वाभाविक उत्सुकता से पूछा। दीप्ति चौधरी मर चुकी है, इंस्पेक्टर ने बताया। कल रात किसी ने गला घोटकर उसकी हत्या कर दी है। शांति को लगा जैसे उसे बिजली का करंट छू गया हो। बड़ी मुश्किल से वह स्वयं पर काबू कर पाई। उसका मस्तिष्क बड़ी तेजी से सारी घटनाओं का विश्लेषण करने लगा। उसे अपना कदम निर्धारित करने में देर नहीं लगी। उसे पुलिस की जानकारी में यह बात नहीं आने देनी चाहिए कि कल रात उसने फिल्म डायरेक्टर कांतिलाल को दीप्ति के कमरे में जाते देखा था। अगले कई सवालों के जवाब में उसने इंस्पेक्टर को विश्वास दिला दिया कि कल रात वह बहुत जल्दी सो गई थी। उसे नींद भी अपेक्षाकृत अधिक गहरी आई थी और उसे रात में हुई किसी बात का कुछ पता नहीं था। अंत में वे लोग निराश होकर वहां से चले गए। इंस्पेक्टर ने दीप्ति की हत्या का जो अनुमानित समय बताया था, उससे शांति का राज संदेह भी मिट गया था कि हत्यारा कांतिलाल था, और इस बात की पूरी संभावना थी कि वह पत्र भी कांतिलाल नहीं लिखा था, चाहे नाम उस पर प्रशांत का था। हत्यारे ने पत्र द्वारा दीप्ति को पहले से ही सूचना दे रखी थी कि वह शुक्रवार की रात को आएगा। जो जानकारी उसके हाथ अनायास ही लग गई थी, शांति उसका महत्व खूब समझती थी। कांतिलाल उसकी मुट्ठी में था। शांति का बयान और वह पत्र कांतिलाल को फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए पर्याप्त था। शांति आशान्वित हो उठी। कांतिलाल बहुत पैसे वाला आदमी था। यह बात राजेश उसे पहले ही बता चुका था। इस जानकारी के बदले में उससे एक मोटी रकम झाड़ लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। इंस्पेक्टर दिनेश उससे कई बार मिला। शायद ही किसी औरत ने ऐसी खाली और घटना रही जिंदगी गुजारी हो। उसने दीप्ति के बारे में बताया। उसके पिछले जीवन के विषय में कुछ भी जानने के हमारे प्रयत्न बेकार सिद्ध हुआ है। 10 वर्ष पहले कलकत्ता में दीप्ति ने प्रशांत चौधरी नाम के एक पायलट से शादी की थी। प्रशांत चौधरी अपनी बेटी के जन्म से पहले ही एक हवाई दुर्घटना में मारा गया था। पति की मृत्यु के बाद दीप्ति ने कलकत्ता छोड़ दिया था। तब से लेकर अब तक वह कहाँ रही, क्या करती रही, हमें कुछ नहीं मालूम। अनीमा इतनी छोटी है कि वह कुछ बता नहीं सकती। उसके कमरे की भरपूर तलाशी लेने के बावजूद एक भी ऐसा सूत्र हाथ नहीं लगा जो उसके पिछले जीवन पर प्रकाश डाल सके। होटल वाले कहते हैं कि कभी उसकी कोई चिट्ठी नहीं आती थी, ना ही कभी कोई उससे मिलने आता था। वह बेहद खूबसूरत स्त्री थी। यह संभव नहीं लगता कि अपने जीवन में उसका किसी पुरुष से संपर्क ना रहा हो। क्यों संभव नहीं लगता? शांति ने पूछा। इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल औरत ने ऐसा ही अपेक्षित होता कि वह पुरुषों में दिलचस्पी ले। आप जरा सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। उसने जरूर कभी ना कभी अपने विषय में आपको कुछ बताया होगा। वह कौन थी, कहाँ से आई थी, उसकी आय का साधन कैसा था, वह इतने महंगे होटल का बिल कैसे चुकाती थी, वह किन लोगों का जिक्र किया करती थी। सोचिए सोचिए। दीप्ति कभी अपने विषय में बात नहीं करती थी, शांति बोली। तो फिर किसके विषय में बात करती थी? अपनी बेटी अनीमा के विषय में, लगभग हमेशा ही। अनीमा है कहाँ इंस्पेक्टर? बाल मंदिर में। बाल मंदिर में? वह क्या होता है? यतीम खाना। शांति को वह जवाब सुनने की आशा नहीं थी। क्षण भर के लिए उसके मुंह से बोल नहीं फूटा। यतीम खाने के नरकीय जीवन का उससे अधिक अनुभव और किसे होता? यतीम खाने में क्यों भेज दिया उसे? उसने पूछा। और क्या करते? इंस्पेक्टर बोला। बच्ची का ना तो कोई संबंधी सामने आया और ना ही उसकी माँ ने उसके लिए कोई रुपया पैसा छोड़ा है। ऐसी सूरत में बच्ची को यतीम खाने भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। शांति की आंखों के सामने अनीमा का भोला भाला चेहरा घूमने लगा। बेचारी बहुत ही सीधी और हर समय सहमी सहमी सी दिखाई देने वाली बच्ची थी। यतीम खाने की सख्तियों को सहन करने योग्य वह नहीं थी। अनीमा जैसी बच्ची यतीम खाने में जीवित नहीं रह सकती थी। इंस्पेक्टर साहब,
अगर आपको पता लगे कि दीप्ति काफी रुपए छोड़कर मरी है तो आप उस धन का क्या करेंगे? एकाएक शांति ने पूछा। लेकिन दीप्ति ने कुछ छोड़ा ही कहाँ? मान लीजिए कुछ दिनों बाद आपको पता लगता है कि किसी बैंक में या किसी लॉकर में दीप्ति का बहुत सारा रुपया जमा है, या दीप्ति कुछ रुपया कहीं छुपा गई है। दीप्ति रुपया छुपा गई है? इंस्पेक्टर शांति को यूं घूर रहा था जैसे उसके मस्तिष्क में निहित विचारों को पढ़ने की चेष्टा कर रहा हो। शांति ने अपने होंठ काट लिए। उसे क्या जरूरत थी या ये सब कहने की? अनिमा के विषय में सहानुभूति होने के कारण ही उसने बिना सोचे समझे ये सब कह डाला था। देखिए, इंस्पेक्टर अंत में बोला, अगर दीप्ति का छोड़ा हुआ रुपया हमारी नज़र में आता है तो निश्चय ही वह अनिमा का हो और उसी के हित में उसे इस्तेमाल भी किया जाएगा। लेकिन ऐसा रुपया कहीं से हासिल होने की संभावना ना के बराबर ही है। शांति चुप हो गई। कोठी के बाहर लगी नेम प्लेट पर कांतीलाल का नाम लिखा था। चौकीदार ने उसे कांतीलाल के सेक्रेटरी तक पहुंचा दिया। मुझे मिस्टर कांतीलाल से मिलना है, शांति बोली। आपने अपॉइंटमेंट लिया? सेक्रेटरी ने पूछा। शांति ने इनकार में सिर हिलाया। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और बोली, इसे अपने साहब तक पहुंचा दो, उन्हें कहना मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूंगी। सेक्रेटरी लिफाफा लेकर चली गई। लगभग फौरन ही वह वापस लौटी और शांति को अपने साथ ले गई। कांतीलाल के कमरे में घुसकर पहले शांति ने भीतर से दरवाज़ा बंद किया और फिर उसने मेज के पीछे बैठे कांतीलाल को देखा। संदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं थी। शुक्रवार की रात को उसने उसी आदमी को दीप्ति के कमरे में घुसते देखा था। कांतीलाल के चेहरे पर कठोरता थी। शांति का भेजा लिफाफा उसके सामने खुला पड़ा था। लिफाफे में उस पत्र की प्रतिलिपि थी जो उसे दीप्ति के कमरे से मिला था। क्या चाहती हो? कांतीलाल ने कठोर स्वर में पूछा। शांति एकदम निडर भाव से कांतीलाल के सामने आ खड़ी हुई। उसने एक ही बार में अपने सारे हथियार इस्तेमाल कर डाले। दीप्ति का होटल का कमरा मेरे कमरे के एकदम सामने था, शांति स्थिर स्वर में बोली। शुक्रवार की रात को मैंने तुम्हें उसके कमरे में घुसते और फिर वहां से बाहर निकलते देखा था। तुम्हारे बाद उस कमरे में कोई नहीं गया था। जाहिर है कि दीप्ति की हत्या तुमने की है। यह पत्र भी तुम्हारे खिलाफ तगड़ा सबूत सिद्ध होगा। इससे साफ जाहिर होता है कि हत्या के समय तुमने उससे मिलना निर्धारित किया था। शायद इस पत्र की असली कॉपी से तुम्हारी उंगलियों के निशान भी उठाए जा सके। फिर यह सिद्ध करना कठिन नहीं होगा कि कांतीलाल ही प्रशांत चौधरी है और कांतीलाल और प्रशांत चौधरी उस रात को दीप्ति से मिलने आने वाला था। इसमें से कोई भी बात पुलिस को मालूम नहीं है, लेकिन मालूम हो सकती है। शांति के बाकी आसामियों की तरह कांतीलाल भी उसके सामने टिक नहीं पाया। क्या चाहती हो? वह घबरा कर बोला। अपने लिए कुछ नहीं, शांति बोली। उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि ये शब्द उसके मुंह से निकल रहे थे। जो कुछ भी मैं चाहती हूँ दीप्ति की बच्ची के लिए चाहती हूँ। लेकिन क्या? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए? कांतीलाल के नेत्र फट पड़े। वह अपने होठों पर जुबान फेरता हुआ बोला, मेरे पास तो इस रकम का 1/10 भी नहीं है। तो फिर 20 लाख का इंतजाम करो। इससे कम में तुम्हारी खलासी नहीं हो सकती। मेरे यहाँ से चलकर दरवाजे तक पहुँचने तक के समय में अपना उत्तर सोच लो। अशांति दरवाजे की ओर बढ़ी। 20 लाख? कांतीलाल मरी आवाज में बड़बड़ा रहा था। अनीमा के लिए 20 लाख रुपए? हे भगवान! अगर मुझे फिर भी इतना रुपया देना था तो मुझे दीप्ति की हत्या करने की क्या जरूरत थी? शांति कुछ क्षण दरवाजे का हैंडल पकड़े खड़ी रही। गलत किस्म की भावनाओं के चक्कर में पड़कर वह 20 लाख रुपए खो रही थी। वह इतना बड़ा दांव खो रही थी, एक 8 वर्ष की लड़की के लिए जिसे वह अच्छी तरह जानती भी नहीं थी और जिसे बड़ी होने के बाद कभी ख्याल भी नहीं आने वाला था कि यतीम खाने के यातनापूर्ण जीवन से उसे बचाने में किसका हाथ था। क्योंकि खुद उसने यतीम खाने के बहुत दुख झेले थे, इसलिए वह खामखा भावुकता में बहे जा रही थी। क्या पता पिछले 10 सालों में यतीम खाने में कितना सुधार हो चुका हो। क्या पता वहाँ बच्चों को निहायत जिम्मेदारी से पाला जाता हो। यह इंसान जो उसके सामने बैठा था, जिसे दुनिया मर चुका समझती थी, जीवित था। पायलट ऑफिसर से कांतीलाल बन गया था। पायलट ऑफिसर से प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गया था। इसने दोबारा शादी कर ली थी। इसने दीप्ति की हत्या की थी, इसलिए क्योंकि दीप्ति को मालूम हो गया था कि प्रशांत जिंदा था और अपनी पहली पत्नी के होते हुए उसने फिर शादी कर ली थी। इस आदमी को तो जिंदगी भर ब्लैकमेल किया जा सकता था। क्यों वह एक ही बार 20 लाख रुपए हासिल करके, और वह भी किसी और के लिए, उसे छोड़ रही है? लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि रुपया अनीमा को ही मिलेगा? उसे कांतीलाल का स्वर सुनाई दिया। कोई गारंटी नहीं, शांति बोली। इस मामले में तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि रुपया अनीमा को ही मिलेगा। मुझे रुपया इकट्ठा करने में 1-2 दिन लग जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं परसों आ जाऊंगी। लेकिन कांतीलाल, अगर तुमने कोई चालबाजी करने की चेष्टा की तो आगे कहने की आवश्यकता नहीं थी। शांति एक विष भरी मुस्कुराहट चेहरे पर लिए कांतीलाल की कोठी से निकल आई। सुरक्षा के विचार से उस रात और अगली रात वह अपने होटल के कमरे में नहीं सोई।
क्या पता कांतीलाल दीप्ति के तरह उसकी भी हत्या करने की चेष्टा करे। तीसरे दिन वह फिर कांतीलाल की कोठी पर गई। कांतीलाल ने चुपचाप उसे रुपया दे दिया। और वह चिट्ठी? उसने पूछा। वह कल डाक द्वारा तुम तक पहुंच जाएगी। मैंने यहाँ के पते पर उसे रजिस्ट्री कराकर भेज दिया। कांतीलाल को विश्वास नहीं आया। वह भयभीत स्वर में बोला, सच कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे भय था कि अगर कहीं मैं चिट्ठी को अपने साथ यहाँ ले आई तो तुम कहीं उसे बिना रुपए दिए मुझसे छीन ला लो। अब और रुपया तो नहीं मांगोगी ना? उसने डरते डरते पूछा। नहीं, विश्वास रखो। वह लौट आई। उसने एक पुराने सूटकेस में वे सारे रुपए रखे, ऊपर कुछ पहनने के कपड़े रखे और फिर सूटकेस को ले जाकर उसने रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में रख दिया। उसने रसीद को एक चिट्ठी के साथ इंस्पेक्टर दिनेश के नाम पोस्ट कर दिया। चिट्ठी में उसने लिखा था कि दीप्ति चौधरी ने वह सूटकेस चिट्ठी के लेखक के पास रख छोड़ा था। चिट्ठी का लेखक क्योंकि अपने आप को एक हत्या के मामले से संबंध करना पसंद नहीं करता था, इसलिए वह अनीमा का वह सूटकेस इस तरीके से भेज रहा था। चिट्ठी पोस्ट करके शांति बड़ी संतुष्टि का अनुभव कर रही थी। उसके चेहरे पर निश्चल मुस्कान आ गई थी। जब वह स्टेशन से बस स्टॉप की तरफ बढ़ रही थी तो एक मीठा सा गीत उसके होठों पर था। वह स्वयं को बड़ी हल्की फुल्की महसूस कर रही थी। एक लंबे अरसे के बाद उसका पहला रूप उस पर हावी हुआ था। कई लोग उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर क्षण भर के लिए ठिठक जाते थे। विशेष रूप से एक आदमी ने तो उसे देखा, उसे घूरा और फिर उसका पीछा ही करने लगा। शांति को उसकी खबर नहीं थी। वह एक बहुत ही व्यस्त सड़क की क्रॉसिंग पर आकर खड़ी हो गई। पैदल पार पथ की बत्ती अभी हरी नहीं हुई थी। वह फुटपाथ के एकदम किनारे पर खड़ी सिग्नल होने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसके चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट थी और होठों से गीत फूट रहा था। उसी समय उसके पीछे खड़ी भीड़ में हल्की सी हलचल हुई और उसने अपनी पीठ पर किसी के दोनों हाथ टिके हुए महसूस किए। अभी वह स्थिति को समझने की चेष्टा ही कर रही थी कि उन दो हाथों ने उसे पूरी शक्ति से सड़क पर ढकेल दिया। वह अपना संतुलन खो बैठी और तेजी से आती हुई एक कार के सामने मुंह के बल आकर गिरी। कार की ब्रेकें लगने की चरचराहट और लोगों की चीख पुकार के बीच उसकी अपनी चीख दबकर रह गई। क्षण भर के लिए उसे सारी दुनिया अपनी आंखों के सामने घूमती दिखाई दी। एक झलक उसे कार ड्राइवर के पैर से सफ़ेद हुई चेहरे की भी मिली। फिर कार उससे टकरा गई और उसे यूं महसूस हुआ जैसे वह हवा में उछाल दी गई हो। फिर उसकी आंखों के सामने अंधकार छा गया। जब उसकी आंख खुली तो वह फुटपाथ पर पड़ी थी। लोगों की भीड़ उसे घेरे खड़ी थी। एक महिला घुटनों के बल उस पर झुकी हुई थी। चुपचाप पड़ी रहो, उसे हिलते डुलते देखकर वह बोली। इस बात में कोई संदेह नहीं था कि किसी ने उसकी हत्या करने की चेष्टा की थी। उसकी डरी हुई निगाहें अपने ऊपर झुके हुए लोगों के चेहरों पर घूम रही थी। कौन उसे मारने की चेष्टा कर सकता था? कौन कौन? एकाएक उसके नेत्र फैल गए। भीड़ में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह कांतीलाल था। उसके चेहरे पर घृणा और निराशा की छाप थी। शांति को अपनी ओर देखता पाकर वह पलक झपकते ही भीड़ में विलीन हो गया। एक एम्बुलेंस शांति को अस्पताल ले आई। थोड़ी ही देर बाद एक डॉक्टर उसे बता रहा था, तुम्हारी तकदीर अच्छी थी जो तुम बच गई। शुक्र मनाओ कि कुछ खरोंचें ही आई हैं, कोई गंभीर घाव नहीं लगा है। क्या मैं अभी यहाँ से जा सकती हूँ? शांति ने पूछा। वह जल्दी से जल्दी मुंबई से निकल जाना चाहती थी, कहीं भी, किसी दूसरी जगह जहाँ कांतीलाल के हाथ उस तक न पहुँच सके। काम हो चुकने के बाद वैसे भी उसी शहर में टिके रहे मैं हमेशा खतरा होता था। पहली बार उसने इस मामले में देर की थी और उसी बार उसे अपनी गलती का नतीजा अपनी हत्या के उपक्रम के रूप में भुगतना पड़ गया था। कम से कम एक रात तो तुम्हें आराम करना ही चाहिए, डॉक्टर कह रहा था। अस्पताल में नहीं तो घर में। ओके, मैं घर पर आराम कर लूँगी, वह बोली। अब उसके सामने जान बचाने का केवल यही तरीका था कि वह फौरन शहर छोड़ दे। कांतीलाल को उस पर विश्वास नहीं हुआ मालूम होता था। शायद उसे भय था कि वह रुपया ले चुकने के बाद भी वह उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और रुपया मांगने लगेगी। शांति ने नर्स को एक टैक्सी बुलवा देने के लिए कहा। तुम्हें टैक्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नर्स बोली। बाहर कोई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उसके पास कार है, वह अभी अभी आया। डॉक्टर ने उसे बता दिया है कि तुम अभी यहाँ से जाने वाली हो। शांति के मुंह से गहरी सांस निकल गई। वह जानती थी कौन आदमी उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा, कांतीलाल। शांति को अस्पताल में आया अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था। इतनी जल्दी कोई दूसरा आदमी नहीं जान सकता था कि शांति कहाँ थी। कांतीलाल दुर्घटना स्थल पर मौजूद था। उसने जरूर एम्बुलेंस का पीछा किया होगा। अब वह फिर नीचे खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, शायद कोई और दुर्घटना स्टेज करने के इरादे के साथ। एक मौका वह खो चुका था, लेकिन दूसरी बार। शांति अस्पताल के पिछले द्वार से बाहर निकल गई। सुनसान और अंधियारी गली में उसने एक बार दृष्टि दौड़ाई और फिर अपने घायल शरीर की परवाह किए बिना लगभग भागती हुई वहां से निकल गई। उसकी निगाह में उसका हर अगला कदम उसे मौत से दूर ले जा रहा था। अपने होटल में आकर उसने डेस्क क्लर्क से कहा, मैं अभी होटल छोड़ रही हूँ, मेरा बिल बना दो। थोड़ा बहुत सामान मैं अभी ले जाऊंगी, बाकी इस पते पर रेल द्वारा बुक करवा कर भेज देना। उसने क्लर्क को बेंगलोर का एक झूठा पता लिखवा दिया। थोड़ी देर बाद किसी को सामान उठाने के लिए ऊपर में
मेरे कमरे में भेज देना, वह बोली और अपने कमरे की ओर लपकी। कमरे में आकर उसने तेजी से अपना न्याय ज़रूरी सामान एक सूटकेस में भरना शुरू कर दिया। उसे जल्दी से जल्दी वहां से निकल जाना था। कांतीलाल यमदूत बनकर उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। कांतीलाल को उसके होटल का पता इतनी जल्दी नहीं लगने वाला था। उसी समय किसी ने द्वार खटखटाया। शायद सामान उठाने के लिए बेल बॉय आया था। उसने सोचा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला, लेकिन बेल बॉय नहीं आया था। सामने कांतीलाल खड़ा था। वह झपट कर भीतर आ गया। उसने पाँव की ठोकर से कमरे का द्वार बंद कर दिया और उसके साथ पीठ लगाकर खड़ा हो गया। उसके नेत्रों में स्टील जैसी ठंडक और कठोरता थी। शांति हक्की बक्की सी उसके सामने खड़ी रही। तुमने अपनी मौत का सामान खुद किया है, कांतीलाल साहब की तरफ फुंकारा। अनीमा से ज़्यादा उन 20 लाख रुपए की ज़रूरत मुझे है। मैं जानता हूँ तुम जैसी मक्कार औरत इतना रुपया एक अनजानी लड़की को देने की दयानतदारी नहीं दिखा सकती। रुपया भी इसी कमरे में कहीं होगा। एकाएक कांतीलाल उसकी ओर बढ़ा। उसकी बाहें तनी हुई थी और उंगलियां शिकंजे की सूरत अख्तियार किए हुई थी। शांति की गिग्गी बंधी हुई थी। कभी ऐसा भी होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। फिर कांतीलाल की लोहे जैसी उंगलियां उसकी गर्दन से लिपट गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की किसी अगली कहानी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।